4 नवंबर 1914 ब्रिटिश के एंडोरा शिप बहुत से तूफानी समुद्रों को पार करके अंटार्कटिका की तरफ रवाना हुई। इस शिप में 28 लोग शामिल हैं और इस शिप को लीड करने वाले कैप्टन सर अर्नेस्ट शेकल्टन, जो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो आज से पहले किसी ने न किया हो। वो अंटार्कटिका का पैदल सफर करना चाहते थे। अब देखना यह है कि ये सफर वो कैसे करते हैं, क्योंकि ना तो इस दौर में कोई जीपीएस मोबाइल, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। वो इस कॉन्टिनेंट का कैसे सफर करते हैं। इस कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड तक होता है। वो और उनके साथी इन बर्फीले तूफानों में से कैसे गुजरते हैं और इनका प्लान क्या था। इनका प्लान ये था कि अपनी शिप के जरिए अंटार्कटिका वेडल सी से होते हुए साउथ पोल तक पैदल चलना है और फिर उसे क्रॉस करके रोज सी तक चलना है। टोटल इन्होंने 2900 किलोमीटर तक चलना है। अगर प्लान के सब कुछ अकॉर्डिंग होता है तो 120 दिन लग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्हें बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दुनिया वालों ने इस मिशन का नाम रखा द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। दरअसल अर्नेस्ट इंसानी जिस्म की ताकत एंड्योरेंस का टेस्ट करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी शिप का नाम भी एंड्योरेंस रखा। वैसे तो उन्होंने बेहद मुश्किलात का सामना करना आता था। बहुत से एडवेंचर वो कर चुके थे, लेकिन ये वाला एडवेंचर उनकी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक एडवेंचर साबित होने वाला है। 5 नवंबर 1914 एंड्योरेंस शिप साउथ जॉर्जिया के व्हीलिंग स्टेशन पर पहुंचती है। अब ये यहाँ आखिरी दफ़ा इंसानी बस्ती को देख रहे थे। इस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। वहाँ मौजूद लोगों ने अर्नेस्ट से बोला कि एडवेंचर डिले कर दो, पर अर्नेस्ट अपनी ज़िद पर अड़े रहे। वेडल सी में कंडीशन ख़राब से ख़राब होती जा रही थी। अर्नेस्ट सबसे कहते हैं कि कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें आगे बढ़ते रहना है। अब एंड्योरेंस शिप आगे बढ़ता रहा और जल्द ही वो हुआ जिसका डर था। वेडल सी में बर्फ उम्मीद से ज़्यादा बढ़ रही थी। 18 जनवरी 1915 कुछ टाइम तक बर्फ़ के किनारे किनारे चलने के बाद ये शिप पूरी तरह से बर्फ़ में फंस गई। कुछ दिन बाद कुछ क्रू मेंबर्स को 50 मीटर दूर बर्फ़ में 15 फीट की एक लकीर दिखी। अब ये लकीर ही इनकी आखिरी उम्मीद थी। शिप को 3 दिन तक पूरी ताकत के साथ इंजन की फुल स्पीड पर चलाने लगे, लेकिन वो नाकाम रहे। शिप 1 इंच भी नहीं हिली। इस मिशन का नाम इंपीरियल ट्रेंस अंटार्कटिका एक्सपीडिशन रखा गया। इस मिशन पर जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अब क्रू मेंबर शिप से निकलते हैं, आरी कुल्हाड़ी की मदद से बर्फ को काटने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये शिप जिस पहाड़ की चट्टान में फंसा हुआ था वो बहते बहते ज़मीन से दूर जाने लगी। अंटार्कटिका की ज़मीन का वो पॉइंट जहाँ क्रू मेंबर को लैंड करना था, इसका नाम वेसल बे था। लेकिन बर्फ में फंसी ये शिप आहिस्ता आहिस्ता इससे दूर जा रही थी। तकरीबन 60 मील दूर चले गई थी। मसला अब ये था, जहाँ क्रू मेंबर्स को लैंड करना था वेसल बे, उसके दरमियान और बर्फ के टुकड़े के दरमियान पानी मौजूद था। इस वजह से क्रू मेंबर्स अब पैदल चलकर भी वेसल बे तक नहीं जा सकते थे। क्रू मेंबर शिप से उतरते हैं और पैदल चलने लगते हैं। शिप को इस मुश्किल से निकालने में कई महीने लग जाते हैं। अब अंटार्कटिका में सर्दियाँ आने वाली थी। अंटार्कटिका में सर्दियाँ, रातें लंबी लंबी, 1 सेकंड के लिए भी सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं आती। ये सब देखते हुए अर्नेस्ट ने शिप पर रहने का ऑर्डर दे दिया। पूरी सर्दियाँ शिप पर हम सब गुजारेंगे। शिप पर एक फोटोग्राफर भी मौजूद थे जिनका नाम था फ्रैंक हर्ली। वो ये सब मंजर अपने कैमरे में महफूज कर रहे थे। 24 अक्टूबर रात 6:45 पर अचानक बर्फ के तेज प्रेशर से बर्फ का टुकड़ा शिप पर लगता है। शिप का निचला हिस्सा डैमेज हो जाता है और पानी अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है। लगातार 3 दिन तक क्रू मेंबर्स पानी बाहर निकालने में लगते हैं, लेकिन पानी जितना बाहर निकालते उतना ही ज़्यादा अंदर आता। पंप की मदद से इन्होंने काफ़ी पानी बाहर निकाला था। अब टेम्परेचर -8.5 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अब शेकल्टन हार मानते हैं और क्रू मेंबर्स को ऑर्डर देते हैं कि सब शिप से उतर जाएं। अर्नेस्ट को यहाँ से 550 किलोमीटर दूर पॉयलेट नामी आइलैंड का पता था, पर वहाँ जाने के लिए 3 लाइफ बोट्स काफ़ी नहीं थी। पर वो हिम्मत करते और फैसला करते हैं कि हम सब पॉयलेट आइलैंड तक जाएंगे। ये सारी सिचुएशन देख रहे थे सब क्रू मेंबर्स, पर एक क्रू मेंबर बोलते हैं जिनका नाम था टॉम मैकलॉयड।
वो कहते हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि हम कभी घर वापस जा सकते हैं। 27 अक्टूबर 1915 एक धमाके की आवाज़ आती है। शकेल्टन पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको बहुत शॉकिंग चीज़ नज़र आती है। वो देखते क्या है, शिप का पिछला हिस्सा 20 फीट ऊपर उठ जाता है। रडार और स्टर्न पोर्ट्स टूट जाते हैं, लकड़ियां टूट के चूर हो जाती हैं। किस्मत से ये सब क्रू मेंबर्स शिप से बाहर निकल आते हैं। पानी कुछ टाइम बाद पानी बर्फ में बदल जाता है और शिप वजन की वजह से जमीन में धंसने चली जाती है। आंखों के सामने डूब रहा था और अंटार्कटिका का पैदल सफर करने का सपना भी टूटता नजर आ रहा था। याद रहे, इस मिशन के पीछे 4 साल की प्लानिंग थी। क्रू मेंबर के पास कोई रेडियो, कोई टेलीफोन नहीं था जिसकी मदद से वो दुनिया वालों से राब्ता करते और यहाँ से निकल जाते। सब अब यही सोच रहे थे कि आखिर कब तक इस बर्फ के टुकड़े पर ओशन कैंप लगाकर रहा जा सकता है, क्योंकि शिप तो पहले ही टूट गई थी। सर अर्नेस्ट शेकल्टन ने फैसला किया कि वो पॉयलेट आइलैंड के लिए निकलते हैं। उन्होंने सबको बोट पर 2 पौंड से ज़्यादा सामान ना रखने का कह दिया ताकि वज़न ज़्यादा ना हो जाए। क्रू मेंबर्स अपने साथ कुछ पपीज़ और खाने पीने का सामान रखते हैं। शिप पर मौजूद कैमरामैन फ्रैंक 400 से ज़्यादा तस्वीरें अपने साथ नहीं लेके जा सके। उनमें से सिर्फ 150 तस्वीरें ही लेके जा सकते हैं, क्योंकि सामान ज़्यादा ना हो जाए। और 150 तस्वीरें वही आज हमारे लिए हिस्ट्री बनी। 1903 में एक स्वीडिश शिप अंटार्कटिका में फंस गई थी। इसी वजह से पॉयलेट आइलैंड में एक रेस्क्यू गेट छोड़ा गया था, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो सब यहाँ से रेस्क्यू कर लें। और मज़े की बात यह है कि अर्नेस्ट ने खुद ये सामान खरीदा था, जो 12 साल बाद उन्हें खुद ज़रूरत आ पड़ी। ये सामान शेल्टर और सप्लाईज का था। अब ये सब अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। खाने की कमी की वजह से जो क्रू मेंबर्स अपने साथ पपीज लाए थे उनको मारना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था जिंदा रहने के लिए। उन्होंने उन्हें ही खा लिया। 23 दिसंबर 1915 शकेल्टन फैसला करते हैं कि ओशन कैंप को छोड़ दिया जाए और फैसला करते हैं कि पैदल चलते हैं। पतली बर्फ पानी पर नजर आने लग जाती है। अब ये लोग ना आगे जा सकते थे ना पीछे, क्योंकि बर्फ टूटती तो वो आगे या पीछे जाते। खाने की कमी की वजह से शकेल्टन कुछ सख्त रूल रखे हुए थे शिप पर। वो खाने के मामले में कभी कभार क्रू मेंबर से झूठ भी बोल देते थे। वो रोज़ एक बिस्किट, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा मीट खाते। सर अर्नेस्ट ने शिप पर डिसिप्लिन कायम करके रखा हुआ था। वो फारिग वक्त में खाना पकाते, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते, बातें करते, सोकर खेलते, बस इस इंतज़ार में कि एक दिन वो यहाँ से निकल जाएंगे। वक्त गुजरता गया और वो सब एक दूसरे के करीब आते गए। उनको उम्मीद थी कि पॉयलेट आइलैंड पर पहुंचकर सप्लाईज मिल जाएंगी, लेकिन जिस तैरते हुए आइलैंड पर वो सवार थे, अपनी डायरेक्शन उसने बदल ली। वो पॉयलेट आइलैंड की बजाय एलिफेंट आइलैंड की तरफ जाने लगी। अगले कई दिनों तक समुंदर में गहरे रातें, तूफान देखने पड़े। टेम्परेचर -20 सेंटीग्रेड और कई क्रू मेंबर्स को फ्रॉस्ट बाइट होने लगा। सब के मुंह और जुबानें सूज गई। उनके लिए खाना खाना भी मुश्किल हो गया था। अप्रैल 1916 आया। टूटी हुई बर्फ की शीट के सहारे तैरते हुए वो एलिफेंट आइलैंड तक पहुंच गए। पिछले 16 महीने बाद ज़मीन को देखकर सुख का सांस तो आया, लेकिन ये ज़मीन बंजर थी। यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रहा जा सकता था, ख़ास तौर पर तब जब फूड सप्लाईज ख़त्म हो जाए। यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर जॉर्जिया आइलैंड था। सर अर्नेस्ट ने फैसला किया कि वो साउथ जॉर्जिया जाएंगे अपनी बोट के ज़रिए से। उन्होंने क्रू मेंबर्स से कुछ लोगों को चुना। ये रास्ता समुद्रों के सबसे खतरनाक रास्तों में से माना जाता है। उन्हें ऐसी लहरों का सामना करना पड़ा जो 90 फीट ऊंची थीं। 16 दिनों के बाद 10 मई 1916 को साउथ जॉर्जिया आखिरकार वो पहुंच जाते हैं अपने 5 क्रू मेंबर के साथ। पर यहाँ एक मसला था, वो जॉर्जिया की गलत साइड पर पहुंच गए। उन्हें फिर वहां जाना पड़ा और फिर 4000 फीट ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई करनी पड़ी लगातार 36 घंटे, और आखिरकार वो वहां पहुंच जाते हैं।
वहाँ के लोग सर अर्नेस्ट को पहचानते नहीं हैं, उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है और उनके साथियों की। सर अर्नेस्ट 3 दिनों तक जॉर्जिया में रहते हैं और वापस एलिफेंट आइलैंड के लिए निकलते हैं, जहाँ उन्होंने अपने बाकी क्रू मेंबर्स को छोड़ा था। वो वहाँ जाते हैं लेकिन फिर रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन फिर कोशिश की वजह से दोबारा एलिफेंट आइलैंड तक पहुँचते हैं, जहाँ धुआं उड़ रहा था। ये धुआं सिग्नल के लिए छोड़ा गया था, क्योंकि क्रू मेंबर्स हर दिन यही सोचते कि आज आज सर अर्नेस्ट हमें ज़रूर रेस्क्यू कर लेंगे। वो 22 लोगों को एलिफेंट आइलैंड छोड़ कर आए थे। 8 अगस्त 1914 को वो सब के सब पहली बार एलिफेंट आइलैंड से निकलते हैं। 2 साल 22 दिनों बाद वो पूरी टीम को अपने अपने घरों में पहुंचा देते हैं, पर उनका ये मिशन अधूरा रहता है। लेकिन उनका ये मिशन पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बना, पर उनका मिशन अधूरा रह गया। 2022 में एंड्योरेंस शिप को अंटार्कटिका के ओशन में देखा गया।